हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए क्लास में। और आज ये फिजिक्स का डे 1 होने वाला है। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे, कुछ बच्चों ने कमेंट किया सर मेरा पेपर है, तो हमने इस पूरी पीडीएफ में मेरे भाई पहली यूनिट को कवर करने की कोशिश की है सर, ठीक है। उसके अलावा आप मॉडल से जहां से भी पढ़ पाए सर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाने की, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन क्या है, पहली जो अपनी यूनिट है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, सभी को पता है। पहला क्वेश्चन अपना है, दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होंगे। ध्यान से सुनिए, दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होंगे। भैया सरल भाषा में बताएं, ऊष्मा हमेशा ज्यादा वाले भाग से कम वाले भाग की ओर जाती है और तब तक जाती रहती है जब तक दोनों का मान बराबर नहीं हो जाता, ठीक है भाई। तो जब कभी भैया दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तब हम उन्हें कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसे बताता है? तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है टेम्परेचर को भाई। टेम्परेचर क्या होता है? किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट की माप को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। कोई चीज कितनी ज्यादा ठंडी है या कितनी ज्यादा गर्म है, इसे ही हम लोग कहेंगे टेम्परेचर भाई, ठीक है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेटेड है भाई? टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है। अगर कोई दो सिस्टम ए और बी किसी सी के साथ, मान लिया दो लड़के हैं, वो किसी और लड़के से दोनों की दोस्ती है, तो वो दोनों आपस में भी दोस्त होंगे मेरे भाई। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। यानी यदि दो सिस्टम्स ए और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में हैं, तब ए और बी भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे मेरे भाई, ठीक है। हीट और टेम्परेचर क्या है? तो मेरे भाई हीट जो है वो एनर्जी की फॉर्म है, ऊर्जा का एक बदला हुआ रूप हम लोग हीट कहलाते हैं। और टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस है, यानी गर्माहट की माप है। टेम्परेचर कोई चीज कितनी ज्यादा गर्म है या कितनी ज्यादा ठंडी है, उसे हम लोग कहते हैं टेम्परेचर भाई, ठीक है। इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस, साम्य अवस्था के लिए आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? आदर्श गैस समीकरण होती है पीबी बराबर आरटी। क्या होती है? पीबी बराबर आरटी। वान डेर वाल्स इक्वेशन फॉर अ रियल गैस क्या होती है? लो भैया, पहले भी आपको बता चुके हैं मेरे भाई, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है बताइए। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीबी बराबर आरटी होती है, ठीक है। अगर इसी को वान डेर वाल्स इक्वेशन बनाना है तो P में हम लोग कुछ जोड़ेंगे A/B², B में हम लोग कुछ घटाएंगे V - B, और बराबर में क्या चलता है? RT बराबर में RT। तो ये बन जाएगी वान डेर वाल्स इक्वेशन। PV बराबर RT क्या है? रियल आइडियल गैस इक्वेशन है। अगर उसे रियल में कन्वर्ट करना तो P में कुछ जोड़ो, क्या जोड़ोगे? A/B², B में कुछ घटाओ, क्या घटाओगे? B घटाओगे, बराबर में क्या आएगा भाई? RT आएगा, ठीक है सर। ये हो जाएगी वान डेर वाल्स समीकरण। फिर देखिए, वान डेर वाल्स इक्वेशन में A/B² किसे रिप्रेजेंट करता है? याद रखो भाई, फिजिक्स में सूत्र तब बनता है जब बिमा बराबर होती है। बिमा बोले तो डायमेंशन बराबर होती है, यानी P + A/B² है भाई, ठीक है। तो ये दोनों आपस में, इसकी और इसकी डायमेंशन बराबर, यानी P बराबर होगा A/B² के। तो A/B² किसे दिखा रहा है? या तो प्रेशर को दिखा रहा है, या फिर प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल को दिखा रहा है। तो A/B² जो टर्म है वो किसे दिखाता है? अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बल लग रहा है उसे दिखाता है, ठीक है। द टर्म बी इन द वान डेर वाल्स। तो भैया दूसरा बताओ, इसका दूसरा टर्म क्या है बताओ? इसका दूसरा टर्म है मेरे भाई B - B। तो ये और ये बराबर होना चाहिए। फिजिक्स कहती है कि अगर बिमा बराबर नहीं होगी तो लोग जुड़ेंगे नहीं, फार्मूला बनेगा ही नहीं। तो B और B बराबर होना चाहिए, यानी जो B टर्म है वो किसके बराबर है? V के बराबर, यानी वॉल्यूम के बराबर है, यानी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है B का मात्रक क्या है? तो जाहिर सी बात भैया, यहाँ देखिए वान डेर वाल्स इक्वेशन में कांस्टेंट B की यूनिट किसके समान होती है? अच्छा, मात्रक किसके समान होता है? तो जब B के बराबर है तो जाहिर सी बात है मात्रक भी किसके समान होगा? वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। इसकी बिमा अगर पूछी जाए तो वॉल्यूम मतलब आयतन, डायमेंशन क्या होगी? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई के लिए L, चौड़ाई के लिए L, ऊंचाई के लिए L, यानी टोटल क्या हो गया? L³ हो जाएगा भाई, ठीक है। वान डेर वाल्स कांस्टेंट A का मान किसके बराबर होगा? लो भाई फिर से भाई यहां देखिए सर, A का मान किसके बराबर होगा बताइए सर? A का मान बराबर होगा, एक मिनट सर जी, यहां देखिए सर, और A का मान किसके बराबर होगा बताइए? A/B² के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? A का मान किसके बराबर होगा? अभी बताते हैं हम आपको सर, एक मिनट। P बराबर क्या है? अभी एक मिनट सर जी, थोड़ा सा सर आपको विश्राम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में जो है धोखे से पीडीएफ हो गई है बंद। ये आ गया अपना OMR पैटर्न क्लासेस, ये आ गया डे 11, नहीं सर डे 1 चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को चाहिए है डे 1, ठीक है सर। कहाँ पड़ा हुआ है डे 1 अपना? ये रहा डे 1। देखिए सर यहाँ पे, तो ये कह रहा है P अपन, जरा देखिए यहाँ पे
फार्मूला क्या होता है, P प्लस ए अपान बी स्क्वायर, ये होता है भाई। तो ये और ये बराबर होने चाहिए, तो अगर P का मान ए अपान बी स्क्वायर के बराबर है तो इसे इधर भेज दे तो ए का मान कितना हो जाएगा, PB स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो ए का मान कितना हो गया मेरे भाई, PB स्क्वायर हो गया। ठीक है सर। कौन सी क्वांटिटी पाथ इंडिपेंडेंट है, यानी पाथ पे निर्भर नहीं करती है मेरे भाई, इंटरनल एनर्जी, जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो पाथ पे निर्भर नहीं करती है। ठीक है भाई। किसी सिस्टम की स्टेट का पॉइंट फंक्शन क्या होता है, तो पॉइंट फंक्शन भी होती है मेरे भाई इंटरनल एनर्जी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जीज इज पाथ डिपेंडेंट, कौन सी जो है वो पाथ पे डिपेंड करती है, तो वर्क एनर्जी एंड हीट एनर्जी। वर्क एनर्जी कार्य ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों भैया पाथ पे निर्भर करती हैं। ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम तो पॉजिटिव लेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो निगेटिव लेंगे। अगर हमें किसी सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ रहा है, सिस्टम के ऊपर काम करना है मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें खर्च हो रही हैं तो वो निगेटिव है, और सिस्टम काम कर रहा है मेरे भाई बाय द सिस्टम तो मेरे लिए पॉजिटिव है भाई, सीधी सी बात है। हीट गिवन बाय द सिस्टम अगर लिख के आएगा तो निगेटिव, अगर सिस्टम के द्वारा ऊष्मा दी जा रही है तो निगेटिव लेंगे, हीट टेकन बाय द सिस्टम तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है भाई। यदि किसी सिस्टम के वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन तथा एक्सपेंशन हो तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन हो मतलब कम हो रहा है तो निगेटिव होगा, एक्सपेंशन मतलब फैल रहा है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई। यदि सिस्टम के वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो, वॉल्यूम में चेंज ना हो मतलब क्या होता है, लो फॉर्मूला होता है, यहां देखिए फॉर्मूला मेरे भाई होता है W बराबर P डेल्टा बी। बी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बी में चेंज नहीं हो रहा मतलब डेल्टा बी क्या होगा, जीरो होगा। डेल्टा माने क्या होता है, परिवर्तन, और बी में चेंज नहीं हो रहा है मतलब डेल्टा बी जीरो होगा। और W बराबर होता है P डेल्टा बी के, दाब आयतन ऊर्जा कार्य के बराबर होती है। तो अगर ये जीरो है तो जीरो से जो टकराएगा वो खुद जीरो है, तो कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी अगर आयतन में कोई चेंज नहीं है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, तो कार्य यानी W की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी भाई। ठीक है। पीवी डायग्राम किसे दिखाएगा, अभी हमने आपको बताया W बराबर क्या होता है, P डेल्टा बी। W बराबर क्या होता है, P डेल्टा बी, जाहिर सी बात है। तो भैया W बराबर P डेल्टा बी, तो P और B का ग्राफ क्या दिखाएगा, वर्क को दिखाएगा भाई। किसी साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी मेरे भाई। चेंज इन साइक्लिक का मतलब बंद परिपथ में, तो कितनी होती है, जीरो होती है सर। ठीक है। एयर इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 50 लीटर टू 150 लीटर सर। ठीक है। अब यहां पे देखिए दो आपको आयतन दे रखे हैं, B1 दे रखा है, B2 दे रखा है, 2 ATM प्रेशर दे रखा है, वर्क आपसे पूछा है, हमने आपको फार्मूला बताया W बराबर P डेल्टा बी, P का मान 2 रख देंगे, डेल्टा B का मान, डेल्टा माने परिवर्तन, बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, 150 में से 50 घटा दिया। लेकिन दिक्कत क्या है मेरे भाई, दिक्कत ये है ये लीटर में दे रखा है, और एमकेएस पद्धति में मात्र मीटर की पावर 3 यानी मीटर क्यूब होना चाहिए, और दाब जो है वो एटीएम में दे रखा है जो कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। तो हमने साइड में लिख दिया 1 लीटर में 10 की घात -3 मीटर क्यूब होते हैं, 1 एटीएम में 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं। तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, हल कर लिया, कार्य का मात्रक जूल एमकेएस पद्धति में होता है, 2 × 10 की घात 4 आंसर आ जाएगा सर। ठीक है। फिर कह रहा सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी, सिस्टम को ए से बी तक ले जाया गया, सबसे ज्यादा कार्य कब होगा। याद रखो कोई भी ग्राफ हो उसके जो नीचे का एरिया होता है वो कार्य के बराबर होता है। देखो भाई अगर बाई चांस हम लोग इधर से गए, जरा समझना, इधर से गए तो जो नीचे का एरिया है ये कार्य के बराबर होगा, इधर से गए तो ये कार्य के बराबर होगा, और ऊपर से गए तो ये पूरा कार्य के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है पूछ रहा ज्यादा कब होगा, तो ज्यादा कब होगा, जब इधर से जाएंगे तो सबसे ज्यादा एरिया घेरेगा मेरे भाई, यानी ACB वाला जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है। ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो कार्य के बराबर होता है। ठीक भाई। उसके बाद 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 1 कैलोरी में मेरे भाई 4.2 जूल होते हैं। कितने होते हैं, 4.2 जूल पर कैलोरी। अगर जूल को अर्ग में बदलें तो 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं, तो मेरे भाई 4.2 × 10 की घात 7 अर्ग प्रति कैलोरी। ये भैया CGS में है, ये MKS में है। ठीक है। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। ठीक है भाई। द वर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कैलोरी, यानी 1 कैलोरी में कितने जूल, तो 4.2 जूल होते हैं। लिख दिया भाई, सीधी सी बात है, नहीं कार्य करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ परफेक्ट गैस इज इक्वल टू किसी, अब देखिए जरा ध्यान से समझिए, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा,
और परफेक्ट गैस मतलब क्या है, गैस के अणु अंधाधुंध गति करेंगे तो उनमें स्थितिज ऊर्जा क्यों होगी, वो तो गतिज ऊर्जा होगी ना सिर्फ अंधाधुंध, तो उनकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो। परफेक्ट गैस के लिए। और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, वही उसकी टोटल एनर्जी भी कहलाएगी। ये देखो, द इंटरनल एनर्जी यानी टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर परफेक्ट गैस है तो उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होगी, वही टोटल एनर्जी कहलाएगी, वही इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। उसमें मेरे भाई पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं, क्योंकि वो गैस है, उसे रोकना ही नहीं है, स्थितिज होएगी नहीं, खाली गति करती रहेगी अंधाधुंध। ठीक है भाई। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज स्पेशल केस ऑफ। फर्स्ट लॉ क्या होता है भैया, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, सबको पता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बदला हुआ रूप होता है सर। ठीक है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द कंजर्वेशन ऑफ, किसका कंजर्वेशन है जो फर्स्ट लॉ है, एनर्जी का और मोमेंटम का। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। मोमेंटम एनर्जी का कंजर्वेशन यानी संरक्षण करता है, यानी ये तो ना बढ़ते हैं ना घटते हैं, लगातार कांस्टेंट रहते हैं। विच फिजिकल क्वांटिटी रिलेट्स विद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कौन सी भैया, नाम ही उसका है ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो कौन सी भैया क्वांटिटी से कनेक्टेड है, एनर्जी यानी ऊर्जा कनेक्टेड है। ठीक है। इफ P इज द प्रेशर, P दाब है, U इंटरनल एनर्जी है, V वॉल्यूम है और dQ हीट गिवन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सबको पता है, du बराबर dQ माइनस W, और W बराबर क्या होता है, P डेल्टा V, ऊपर बता चुके हैं। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है। द क्वांटिटीज विद रिमेन्स कांस्टेंट इज आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। ध्यान से सुनिए, अगर T माने टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसे कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, P कांस्टेंट है तो कहेंगे आइसोबारिक प्रोसेस, V यानी वॉल्यूम कांस्टेंट तो उसे कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है भाई। टेम्परेचर आइसोथर्मल, प्रेशर आइसोबारिक, वॉल्यूम आइसोकोरिक। ठीक है भाई। द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट इन एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस तब क्या कांस्टेंट रहेगा, तो हीट कांस्टेंट रहेगी। ठीक है भाई। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस हमेशा डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, बंद प्रोसेस है। ठीक है भाई। इन द प्रोसेस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, अगर मेरे भाई फ्रीली एक्सपेंड कर रही है कोई गैस, यानी बिखर रही है, जा रही है, नो हीट इज रिक्वायर्ड, उसे कोई हीट नहीं चाहिए, नो वर्क इज डन, कोई काम नहीं किया गया, गैस अपने आप गति कर रही है सर। ठीक है। ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है, जाहिर सी बात है हीट पे भैया तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन टेम्परेचर कम हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन होगा मतलब फैलेगा और चीजें फैलेंगी, तो जाहिर सी अभी घुस के बैठो टेम्परेचर ज्यादा, थोड़ा किनारे हट जाओ, दूर दूर हट जाओ तो टेम्परेचर कम, सीधी सी बात, टेम्परेचर फॉल्स यानी गिरेगा। द प्रोसेस इन विच हीट गिवन टू द गैसियस सिस्टम इज टोटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, दैट इज dQ इक्वल्स टू dW। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस या साइक्लिक प्रोसेस, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें पूरी की पूरी, जैसे कार्नोट इंजन हमने आपको पढ़ाया था डिस्क्रिप्टिव में, कार्नोट इंजन में क्या होता है, साइक्लिक होता है, और कार्नोट इंजन में क्या 100% वर्क कन्वर्ट हो सकता है काय में, मतलब हीट कन्वर्ट हो सकती है काय में, वर्क में, यानी किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, ऐसे समझ लो। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए होता है, उसी को आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, यानी किसी कोई आइडियल गैस है, आदर्श गैस, उसकी इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है सर। ठीक है। और द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ रियल गैस, तो रियल गैस की किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और वॉल्यूम यानी आयतन दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है। फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ रियल गैस, अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है किसी गैस का, रियल गैस का, तो डिक्रीज इन टेम्परेचर, हमेशा उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा सर। ठीक है। रिगार्डिंग जूल्स एक्सपेंशन द रॉन्ग स्टेटमेंट, जूल के हिसाब से रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, तो नो इंटरनल वर्क इज डन, जबकि इंटरनल वर्क किया जाता है जब जूल थॉमसन इफेक्ट होता है तब। ठीक है सर। द रॉन्ग स्टेटमेंट क्या, जूल थॉमसन एक्सपेंशन ऑलवेज शोज अ कूलिंग इफेक्ट, जबकि ऐसा नहीं होता है, कूलिंग के साथ साथ हीटिंग भी देता है सर। ठीक है। ड्यूरिंग जूल थॉमसन एक्सपेंशन वी हैव एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। क्या होता है, जूल थॉमसन एक्सपेंशन में हमेशा एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, हमने आपको बताया था एंथैल्पी क्या होती है, H बराबर U प्लस PV, आगे हमने लिख रखा है। एंथैल्पी H इज गिवन बाई, किससे लिखते हैं, U प्लस PV, U इंटरनल एनर्जी है, PV क्या है, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी है, टोटल क्या कहलाती है, एंथैल्पी। जो गैस समीकरण होती है PV बराबर RT, ये किसके किसके लिए ठीक होती है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों के लिए काम कर जाती है सर। ठीक है। उसके बाद अगर आगे देखें तो द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड, यानी जो स्पेसिफिक विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका कोई भी मान 0 से अनंत के बीच में हो सकता है भाई। ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस में ऑक्सीजन के लिए इनफाइनाइट होती है और एडियाबेटिक में 0 होती है, ये याद रखना मेरे भाई, दोनों पेपर में मिल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद छांटे बैठ के, आपको लग रहा होगा बैक हैंड पे की जो है कोई, आपको लग रहा होगा 15-20 मिनट की एक वीडियो इन्होंने डाल दी, भैया मेरे हमने खुद 2 बजे, आज संडे था,
2 बजे हम यहाँ आए थे और पूरा लिखना बैठे और ये वीडियो पता ही नहीं कब जाएगी, क्योंकि अभी लगभग 7 बज गया है। मम्मी हमसे कहेंगी तुम्हारा यही रहता, हमें एक जगह जाना था सर, ठीक है। पहले अपने यहाँ एक लड़का काम करता था ऑफिस में, बहुत बढ़िया व्यक्ति, भाई है छोटा, उसकी दीदी की रोक है सर, ठीक है, हमें वहाँ जाना था, लेकिन हम घर ही नहीं पहुँच पाए क्योंकि अभी 3 वीडियोज़ और जानी है। तो अब घर पे पहले डांट सुननी पड़ेगी, लेकिन चलो खैर वो मना लेंगे बाद में। लेकिन 2 बजे से हम लगातार कंटेंट लिख रहे थे, तब ये छट पाए हैं भाई कायदे से। तो इसलिए मन लगा के पढ़ना और कायदे से पेपर दे के आना भाई, ठीक है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन गैस कितनी होती है एडियाबेटिक के लिए? 0 होती है, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट क्या है? CV इज लेस देन CP, यानी CV का मान कम होता है CP से। CB भी विशिष्ट ऊष्मा है, CP भी विशिष्ट ऊष्मा है, ये प्रेशर के लिए है, ये वॉल्यूम के लिए, ठीक है। मेयर का सूत्र क्या होता है? 11th क्लास में पढ़ा, मेयर का फार्मूला CP माइनस CV बराबर R होता है, ठीक है भाई। गामा बराबर CP अपान CV, तब मेयर के सूत्र को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, गामा माइनस 1 बराबर R अपान CV, ठीक है। फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस पॉइसन इक्वेशन क्या होती है? तो पॉइसन इक्वेशन होती है PB की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, या फिर TB की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट, या आप याद रखना सर, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व, यानी जो झुकाव है एडियाबेटिक कर्व का, वो गामा गुणे स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, यानी आइसोथर्मल का गामा गुना होता है भाई, ठीक है। इस तरीके के 3 कर्व दे रखे, जो सीधी आपको लाइन दिख रही है वो आइसोबारिक है, यानी प्रेशर कांस्टेंट है। जो मेरे भाई उसके बाद वाली लाइन दिख रही है वो आइसोथर्मल है, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। और सबसे नीचे दिख रही है वो एडियाबेटिक है, उसमें ऊष्मा कांस्टेंट है। तो ऐसे करके आ सकता है, ठीक है। फॉर द सिमिलर चेंज इन वॉल्यूम वर्क डन इज मिनिमम इन एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी वॉल्यूम अगर चेंज सेम है तो मिनिमम चेंज किस में होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस में होगा, ठीक है। फॉर द सिमिलर इंक्रीज इन वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कौन सा होगा? तो आइसोबारिक प्रोसेस होगा, ठीक भाई। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन इज, आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना कार्य होता है? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। W बराबर RT log V2 अपान V1, ये आइसोथर्मल के लिए, और एडियाबेटिक के लिए W बराबर R अपान गामा माइनस 1 T1 माइनस का T2 भाई, ठीक है। द रिवर्सिबल प्रोसेस इज चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी यहां से वहां, वहां से यहां, बर्फ से पानी, पानी से फिर बर्फ, ऐसे समझ लो कुछ, ठीक है सर। द इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? जूल थॉमसन एक्सपेंशन, एक बार हो गया दोबारा नहीं हो सकता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, यानी जो कन्वर्ट मतलब हीट को कन्वर्ट कर देती है मैकेनिकल वर्क में, उसे क्या कहते हैं? हीट इंजन कहते हैं, ठीक है। A Carnot cycle contains 2 isothermal and 2 adiabatic process, ठीक है। यानी जो कार्नोट साइकिल होता है उसमें पूरा 4 चक्र होते हैं, 1 2 3 4 चक्र होते हैं कार्नोट साइकिल, उसमें से 2 आइसोथर्मल होते हैं यानी समतापी होते हैं, 2 एडियाबेटिक होते हैं मतलब मतलब कैसे होते हैं? रुद्धोष्म होते हैं, जिसमें ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता है। इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, एक फार्मूला इफिशियंसी का ये होता है, इफिशियंसी मतलब दक्षता, काम करने की क्षमता। बहु हमारी ग्रह कार्यों में दक्ष है, उसकी इफिशियंसी कितनी है? हमारी इफिशियंसी कितनी है? तो इफिशियंसी का मतलब काम करने की क्षमता। ईटा से लिखते हैं, ईटा बराबर 1 माइनस 1 अपान रो की पावर गामा माइनस 1। अगर टेम्परेचर के टर्म में लिखें तो ईटा बराबर 1 माइनस का T2 अपान T1 होता है। T1 जो ज्यादा टेम्परेचर होगा वो T1 होगा सोर्स का, जो कम टेम्परेचर होगा वो T2 होगा यानी सिंक का। जैसे एक सवाल यहां पे दे रखा है, देखो 600 है और 900 है, तो 900 केल्विन को T1 मान लो, 600 को T2 मान लो, फार्मूला लगा दो, हल कर दो, गुणा कर दो, 33.3% इफिशियंसी आ जाएगी, ठीक है भाई। उसके बाद द इंजन हैविंग मैक्सिमम इफिशियंसी, जिसकी दक्षता सबसे ज्यादा होती है, कौन सा इंजन है? तो कार्नोट इंजन है, पहले भी बता चुके हैं। कार्नोट इंजन प्रैक्टिकली बन नहीं पाया, खाली हवा में और थ्योरी में बनाया गया, ठीक है। द इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन डज नॉट डिपेंड अपॉन वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस से मतलब नहीं है, सिर्फ T1 और T2 यानी टेम्परेचर, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर से मतलब है, ठीक है भाई। आ रिवर्सिबल इंजन एंड इररिवर्सिबल इंजन आर वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर, इफिशियंसी किसकी ज्यादा होगी? अगर टेम्परेचर सेम है, एक रिवर्सिबल इंजन है मतलब वापस आ सकती है स्टेट, एक इररिवर्सिबल, तो किसकी ज्यादा होगी? रिवर्सिबल इंजन इज ग्रेटर इफिशियंसी, यानी रिवर्सिबल की ज्यादा होगी, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन ईटा एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कोफिशिएंट, तो इसे कहते हैं ईटा बराबर 1 अपान ओमेगा प्लस 1 या W प्लस 1, जो भी आप लिखना चाहें, फिलहाल ओमेगा प्लस 1 है सर, ठीक है। उसके बाद जरा देखिए इंटरनल कंबशन, कंबशन का मतलब क्या होता है? कंबशन मतलब जलना, सरल भाषा में कहते हैं। तो इंटरनल कंबशन इंजन कौन सा होता है? तो 4 स्ट्रोक्स इंजन होता है, यानी 4 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। और ये हो गया टोटल 70 विकल्प है, पहली यूनिट है और ये बहुत काम में आएगी मेरे भाई आपकी। बहुत सारी चीजें हमने छांटी हैं बैठ के खुद, और जिन बच्चों के पेपर 27 तारीख को है, ठीक है, हम आप कोशिश कर रहे हैं भाई, आज तो पूरा दिन हमें लग गया
और तब जाके ये एक वीडियो आपके पास पहुंच पा रही। कोशिश करेंगे हम, कल भी दूसरी वीडियो जरूर आएगी इसी चैनल पर, ठीक है। और अगर किसी बच्चे का 30 को पेपर है तो मान के चलिए तब तक 6-7 वीडियो पहुंच ही जाएंगी। किसी दिन और मेहनत कर लेंगे भाई, 2 बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप मॉडल पेपर से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा पढ़ लो और ज़्यादा टेंशन मत लो भाई, ठीक है। विकल्प में ये होता है कि मान लिया 4 क्वेश्चन है, अब 4 में अगर आपने तुक्का भी लगाया तो 4 में 1 तो ठीक हो गई, पहली बात तो ये हो जाती है। उसके बाद कुछ आपको आते भी होंगे 20-25, तो अच्छे खासे नंबर आदमी के आ जाते हैं। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मन लगा के पढ़ना, जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, बाकी आपको भी मेहनत करनी है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।